हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो इसमें हमने ऑलरेडी 20 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज हम 21st पार्ट करेंगे। इसमें 21st पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं जो वो है फेलियर ऑफ कॉलम्स के बारे में। ठीक है, जो कॉलम फेल करता है वो किसकी वजह से करता है, यूलर्स थ्योरी के बेसिस पे ही हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरी में हमने देखा था कि जो बकलिंग फेलियर अक्कर करता है वो किसकी वजह से अक्कर करता है, ये भी हमने देखा था। आज हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। तो जो बकलिंग फेलियर है आकर करता है जब हमारे पास जो लेंथ या फिर हम बोल सकते हैं हाइट है वो लार्ज रहेगी। वो लार्ज रहेगी, क्रॉस सेक्शनल जो भी डायमेंशंस है उससे लार्ज रहेगी, तो हमारे पास जो है बकलिंग आकर करेगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल जो भी है कॉलम का वो स्मॉल रहेगा एज कंपेरिजन टू द हाइट। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि जो कॉलम है वो बकलिंग से फेल करता है। ठीक है, और जो बकलिंग है हमारे पास वो किसकी वजह से हमारे पास टेक प्लेस करती है, किसकी वजह से बकलिंग होती है, जब हमारे पास मिनिमम रेडियस ऑफ गाइडेशन होगा। ठीक है, मिनिमम रेडियस ऑफ गाइडेशन या फिर हम बोल सकते हैं लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रहेगा हमारे पास, तो कॉलम में जो बकलिंग है वो हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, और जो इसका फार्मूला है क्रिटिकल बकलिंग लोड का, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ गाइडेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ गाइडेशन दैट मींस पीसीआर इक्वल टू ईएआर का स्क्वायर इनटू, दैट मींस इसको लिख सकते हैं पीसीआर इक्वल टू ईएआर स्क्वायर इनटू पी आई बाई के एल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। एंड देन इसके आर में ही हम लिख सकते हैं मीन कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन कॉलम डिवाइडेड बाय ई इक्वल टू पी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के एल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड है। तो ये जो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास, ये जो है हमारे पास मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल बकलिंग प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और यहाँ पे के एल बाई आर क्या है, यहाँ पे के एल बाई आर है स्लेंडरनेस रेशियो। के एल बाई आर इज द स्लेंडरनेस रेशियो। तो आपको ये इक्वेशंस भी रिमेंबर कर लेनी है। ठीक है, इसके कुछ एक दो पॉइंट और हैं वो हम देख लेते हैं, जैसे कि फेलियर ऑफ कॉलम वुड अकर इन प्योरली एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, तो जो फेलियर अकर करेगा कॉलम का प्योरली एक्सियल कंप्रेशन में फेलियर अकर करेगा, प्रोवाइडेड दैट द स्ट्रेस इन द कॉलम रीच द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो उसमें ये जो भी स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस तक हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, देन हम बात करें सेकंड पॉइंट की, हाउएवर व्हेन द क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस इज लेस, जब हमारे पास क्या होगा क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस क्या रहेगी, लेस रहेगी देन द यील्ड स्ट्रेस। उस केस में देन द कॉलम वुड फेल बाय बकलिंग। ठीक है, उस केस में जो कॉलम फेल करेगा बकलिंग की वजह से फेल करेगा बिफोर द यील्ड स्ट्रेस इज रीच्ड। ठीक है, अब हमारे पास यील्ड स्ट्रेस रीच नहीं की होगी तब भी हमारे पास जो कॉलम है वो फेल करेगा बकलिंग की वजह से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसका नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है हमारे पास वो है साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट्स। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन की इसमें बात करेंगे हम। बेंडिंग मोमेंट्स अगर कॉलम बेंड करता है या फिर बक्कल करता है तो उसमें साइन कन्वेंशन क्या रहेंगी। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास इस तरीके का कॉलम है, जैसे कि ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है कॉलम की। ठीक है, यहाँ से फिक्स रहता है, ये इनिशियल पोजीशन है। अगर कॉलम बेंड होके या फिर बक्कल होके कुछ इस तरीके की शेप गेन करता है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, एंड अगर हमारे पास कॉलम कुछ इस तरीके से बेंड करता है, इस तरीके से, ये अगर इनिशियल पोजीशन है तो कुछ इस तरीके से बेंड करता है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इसको क्या हम बोलते हैं। इस तरीके से अगर हमारे पास डायग्राम बनी है तो इसको क्या बोलते हैं और ये क्या होता है। ठीक है, ए बेंडिंग मोमेंट विच बेंड्स द कॉलम टू प्रेजेंट कन्वेक्सिटी टवर्ड्स द इनिशियल सेंटर। ठीक है, अगर तो कन्वेक्सिटी जो होगी इनिशियल सेंटर, जो भी इनिशियल सेंटर लाइन है उसकी तरफ होगी, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो पॉजिटिव है। देखो जैसे कि मैं बताऊं, अगर कर्व बताऊं, ये हमने कर्व बनाई। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास कन्वेक्स साइड है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है कनकेव साइड है।
कनकेव साइड है, ठीक है। तो अगर इसने बोला फर्स्ट में कि जो कन्वेक्सिटी होगी अगर इनिशियल सेंटर लाइन की तरफ होगी, जैसे कि ये इनिशियल सेंटर लाइन है, ये जो है कन्वेक्सिटी बाहर वाली साइड, ये मैंने बताया कन्वेक्सिटी अगर इसके लाइन वाली साइड होगी तो हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है। दूसरा केस है अगर हमारे पास ये जो कनकेविटी है, ये है कनकेविटी, जो कनकेविटी है वो हमारे पास अगर होगी इनिशियल सेंटर लाइन की तरफ, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डेफिनेशंस भी रिमेंबर कर लेनी है। इसके बेसिस पे डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे आपको इन जो पिक्चर्स हैं इनके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको सिंपली यूट्यूब पे जाके आरपीएन शर्मा लिखना है और वहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंड कंडीशंस हैं कॉलम की और इसके रिलेशंस दिए हुए हैं हमारे पास, जो इफेक्टिव लेंथ है और लेंथ के बीच में रिलेशन दिए हुए हैं। जैसे कि हमने बताया था बोथ एंड अगर हमारे पास हिंज्ड है दैट मीन पिन्ड है तो हमारे पास जो एल ई होगी इफेक्टिव लेंथ होगा किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा, ठीक है। अगर वन एंड फिक्स है और अदर एंड हमारे पास फ्री है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो 2l के बराबर होगी। इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 2l, ये आपको रिमेंबर कर लेना है। उसके बाद अगर हमारे पास बोथ हैंड फिक्स्ड है, बोथ हैंड फिक्स के केस में क्या होगा, जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो कितनी होगी 1/2 इंटू एल। इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 1/2 इंटू एल के बराबर होगी, ठीक है। इसको हम 0.5 इंटू एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक अगर हमारे पास वन एंड फिक्स है और अदर हमारे पास हिंज्ड है या फिर हमारे पास पिन्ड है तो उस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो होगी L/√2 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.7 इंटू एल, ठीक है। ये आपको रिमेंबर कर लेना। आई होप ये भी आपको चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स की, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स क्या होता है तो हम देख लेते हैं, इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन मतलब सिंपली जैसे कि हमारे पास ये अगर बीम है इस तरीके का, मान लेते हैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अगर इस पर कोई लोड पड़ेगा इसमें कुछ इस तरीके की डिफ्लेक्शन होगी, मतलब इस तरीके से ये बेंड होगा, ये हम बोल सकते हैं ये इस तरीके से बेंड होगा, ठीक है। तो ये जो है इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्टेंस ये हमने बोल सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आगे हम इसको देखेंगे डिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। द डिफॉर्मेशन ऑफ बीम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। जो भी डिफॉर्मेशन होती है बीम्स में उसको हम किस टर्म्स में, डिफ्लेक्शन की टर्म्स में हम उसको जो है एक्सप्रेस करते हैं। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल अनलोडेड पोजीशन, ठीक है। कहां से जो डिफॉर्मेशन हम नोट करते हैं, जो भी उसकी ओरिजिनल अनलोडेड पोजीशन रहती है वहां से डिफॉर्मेशन को नोट करते हैं। जैसे कि ये अनलोडेड पोजीशन थी, यहां से हम नोट करते हैं, ठीक है। एंड जो डिफ्लेक्शन होती है उसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल न्यूट्रल सरफेस से। कहां से, ओरिजिनल न्यूट्रल सरफेस से हम उसको मेजर करते हैं और कहां तक, जो न्यूट्रल सरफेस है डिफॉर्म्ड बीम की वहां तक, ठीक है। ओरिजिनल न्यूट्रल सरफेस से ये आ गया ओरिजिनल न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल एक्सिस से जो भी हमारे पास इसका जो डिफॉर्म्ड बीम है उसका न्यूट्रल सरफेस वहां तक, ठीक है। एंड द कॉन्फ़िगरेशन अज्यूम्ड बाय द डिफॉर्म्ड न्यूट्रल सरफेस इज नोन एज द इलास्टिक कर्व। जो भी डिफॉर्म्ड हमारे पास न्यूट्रल सरफेस होगी, डिफॉर्म्ड बीम की जो न्यूट्रल सरफेस होगी उसने जो शेप बनाई होगी या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो उसकी बनी होगी उसके हम कहते हैं इलास्टिक कर्व, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास स्लोप ऑफ बीम। स्लोप ऑफ बीम की अगर हम बात करें, स्लोप ऑफ बीम क्या होता है, स्लोप ऑफ बीम ये एक एंगल होता है बिटवीन द डिफ्लेक्टेड बीम एंड द एक्चुअल बीम, ठीक है। डिफ्लेक्टेड बीम और एक्चुअल बीम के बीच का जो एंगल रहता है उसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द बीम, ठीक है। जैसे कि हम बात करें इस तरीके का हमारे पास अगर बीम डिफ्लेक्ट किया है, ठीक है, इस तरीके का डिफ्लेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बोलें तो ये जो है थीटा और ये थीटा, ये हमारे पास रहेगा स्लोप ऑफ द बीम, ठीक है। और ये एंगल रहता है किसके बीच में, डिफ्लेक्टेड बीम, ये आगे डिफ्लेक्टेड बीम और जो एक्चुअल बीम है यहाँ पे एक्चुअल बीम होगा, उसके बीच का जो एंगल रहता है उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द बीम,
ठीक है। देन नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है। ये हमने पहले ही डिफ्लेक्शन देख लिया, लेकिन इसको कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इज डिफाइंड एज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है इस तरीके की, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लोडेड बीम, ठीक है, पॉइंट ऑन ए लोडेड बीम। देर आर मेनी मेथड्स टू फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जो फाइंड करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, ठीक है, वो हम आगे देखने वाले हैं कौन कौन से मेथड रहते हैं, ठीक है। और हम बात करें इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे अकर करती है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर करती है जहाँ पे स्लोप जीरो रहता है, ये आपको रिमेंबर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको रिमेंबर करना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे स्लोप कितना रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। एंड जो पोजीशन है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन सी जगह पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रही है, वहां पे हम जो भी स्लोप की इक्वेशन है उसमें स्लोप की इक्वेशन को हम जीरो पुट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन में, और हमारे पास जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का जो पॉइंट है या फिर पोजीशन है वो हमें लोकेट हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाके आरपीएन शर्मा लिखना है, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ से अगर हम बात करें स्लोप की, तो ये थीटा आपको दिख रहा है, ये स्लोप है, ठीक है। तो ये थीटा हर जगह होगा, जैसे कि हम यहाँ से मेजर करें थीटा स्लोप यहाँ पे मतलब किसी पॉइंट पे भी हम मेजर कर सकते हैं। और डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, डिफ्लेक्शन होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये होगा डिफ्लेक्शन। यहाँ कुछ अलग डिफ्लेक्शन होगी, यहाँ कुछ अलग डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, डेल्टा मैक्स कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा, वहां पे डेल्टा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दैट मींस स्लोप डिफ्लेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके मेथड्स हैं डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के, वो भी हम इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डिफ्लेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द बीम डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जो भी डिफ्लेक्शन है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है, वो हम इनके नाम ही देखने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि नाम याद रखने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मेथड है डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारे पास एरिया मोमेंट मेथड। एरिया मोमेंट मेथड को हम मोमेंट एरिया मेथड भी बोलते हैं, या फिर हम मोहर्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कंजुगेट बीम मेथड, इसको हम मेथड ऑफ इलास्टिक वेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट मेथड है हमारे पास डिफ्लेक्शंस बाय कास्टिग्लियानोस थ्योरम, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं, इनके नाम आपको रिमेंबर कर लेने हैं। काफी सारे एग्जामिनेशन में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको बताया होगा क्वेश्चन में कि आपको डिफ्लेक्शन का मेथड फाइंड करना है, तो उसमें काफी सारे और भी मेथड लिखे होंगे और इनमें से भी एक मेथड लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, इनमें से एक मेथड देख के आपको टिक कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।